अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने सेकंड टॉपिक को, जो कि है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, या फिर इसको ऐसे भी कहा जाता है विटनेसेस हु मे नॉट बी कंपेल्ड टू टेस्टिफाई। इसमें आर्टिकल्स आ जाते हैं 4 to 15 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984। तो इसकी डिस्कशन में हम साथ साथ इसके जो भी रेलेवेंट केस लॉज होंगे उसको भी डिस्कस कर लेंगे। इसमें सबसे पहले देखें कि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन क्या होती है। इसका मतलब ये होता है, प्रिविलेज का मतलब सर्टेन किस्म के एक्स्ट्रा पावर्स दिए होते हैं कुछ मखसूस लोगों को, या कुछ कह सकते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स को इस तरह, या जिसे गवर्नमेंट चाहती है, स्टेट जिसे चाहती है, तो उन्हें सर्टेन किस्म की एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं या एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जो हम कम्युनिकेट करते हैं दो लोगों के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है, तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें बताया गया है कि दो लोगों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है तो उसमें सर्टन ऐसे केसेस हैं जिनमें कुछ लोग एग्जेम्प्ट हैं कि वो एज अ विटनेस कंपेल नहीं किए जाएंगे गवाही देने के लिए। तो सबसे पहले इसमें आर्टिकल 4 में बात करें जजेस और मैजिस्ट्रेट की, तो जनरल रूल ये है कि जो जजेस और मैजिस्ट्रेट हैं उनको एज अ विटनेस कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपने किसी भी अपनी प्रोसीडिंग अगर एक चल रही है तो उसमें उस जो भी वो कंडक्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग लीगल प्रोसीडिंग या इन अ गुड फेथ जो भी वो कर रहे हैं अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स, तो उसमें उसके कंडक्ट के बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा या उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। सेकंड इसमें ये है कि अगर उसके ड्यूरिंग प्रोसीडिंग कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो उसके नॉलेज में आती है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो उसके नॉलेज में आता है, या कोई ऐसा फैक्ट होता है जो उसके नॉलेज में जजेस या मजिस्ट्रेट के नॉलेज में आता है, तो उसके बारे में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ये फिर इसकी आ जाती है एक एक्सेप्शन इसी आर्टिकल में। जर्नल तो ये है कि उससे उसके कंडक्ट या जो नॉलेज में उसका फैक्ट आया है उसके बारे में क्वेश्चन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग वो नहीं किया जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे ये आती है कि सुपीरियर कोर्ट स्पेशल ऑर्डर के जरिए उससे वो क्वेश्चन जो है उसे या विटनेस एज अ विटनेस बुला सकती है या उसे कोई किसी चीज़ पे क्वेश्चन कर सकती है जिसका वो जज या मजिस्ट्रेट आंसरेबल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हाई कोर्ट है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज को बुला सकती है, उसे कोई क्वेश्चन कर सकती है या एज अ विटनेस बुला सकती है। तो जो भी है वो सुपीरियर कोर्ट के पास इख्तियार है। सेकंड ये कि इवेंट जो जज है मजिस्ट्रेट वो एग्जामिन हो सकता है तब जब कोई उसकी मौजूदगी में कोई ऐसा इवेंट हो गया है जो कि उसने देखा है, जैसे कह सकते हैं ना हम आई विटनेस है वो इस चीज़ का, तो उस उम्रे में ये वहाँ पे एग्जामिन किया जा सकता है जज मजिस्ट्रेट। लेकिन किससे एग्जामिन किया जाता है, ये किसके पास इख्तियार है, सिर्फ सुपीरियर कोर्ट के पास इख्तियार है। आर्टिकल 5 जो है अब हमें बताता है कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग मैरिज में, कि दो पर्सन है मैरिज में हैं तो उनके दरमियान जो भी कम्युनिकेशन हुई है वो उसको डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं किए जा सकते। तो एक तो पॉइंट ये डिस्कस हुआ है, दूसरा ये कि उनमें से कोई एक शख्स भी दूसरी की बात को डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता, पर नॉट परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन। ठीक है, और वो कब कर सकता है, अगर फॉर एग्जांपल एक मियाँ है और एक बीवी है, तो अगर बीवी ने शोहर के लिए कोई देनी है गवाही तो वो किस सूरत में दे सकती है, किस सूरत में उसकी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकती है, वो तब कर सकती है जब वो कंसेंट हासिल कर ले हु मेड इट। अगर उसके शोहर ने ली है तो बीवी उसकी कंसेंट पहले हासिल कर ले कि भाई मैंने ये जो बात है कम्युनिकेशन है ये ज़रूरी है बताना, तो फिर हम उसको डिस्क्लोज कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कंसेंट लेना ज़रूरी है, या फिर अगर शोहर है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट की कंसेंट ले ले। इस तरह ये दो पॉइंट डिस्कस हुए हैं कि हु मेड इट एंड रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट की कंसेंट लेना ज़रूरी है फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड इसका पॉइंट यहाँ पे ये डिस्कस हुआ है कि किन सूरतों में ये जो परमिशन है वो लेता है, किन सूरतों में जो है उसे परमिट है कि वो जो कम्युनिकेशन है उसको डिस्क्लोज कर सके। वो तब कर सकता है उनमें से एक शख्स जब उन दोनों के दरमियान कोई सूट चल रहा हो, फॉर एग्जांपल डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का चल रहा है या इस तरह कोई मैरिज से रिलेटेड कोई सूट चल रहा है उन दोनों के दरमियान, तब उनमें से कोई एक शख्स दूसरे की जो कम्युनिकेशन है उसको रिवील कर सकता है, उसको डिस्क्लोज कर सकता है। सेकंड इसमें केस ये है कि उनमें से कोई एक शख्स जो है दूसरे के खिलाफ
जो है प्रोसिक्यूट हो रहा है। एक शख्स है, उसने दूसरे के खिलाफ जो क्राइम है वो किया है और उसको प्रोसिक्यूट किया है, तो दूसरे को हक है कि वो कोई भी उनके दरमियान ड्यूरिंग मैरिज कम्युनिकेशन हुई है तो उसको डिस्क्लोज कर सके। नेक्स्ट आर्टिकल 6 में बात हुई है एविडेंस एज टू स्टेट अफेयर्स, कि किसी को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो जो एक अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है स्टेट का उसमें से एविडेंस डिराइव करे और उसको प्रेजेंट करे। तो कोई भी किसी के पास भी ये इख्तियार नहीं है, और ये इख्तियार तब होगा, एक्सेप्ट उन्होंने दी है, एक्सेप्शन एक दी है कि तब ही होगा जब वो परमिशन हासिल करेगा उस HOD से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का जो भी ऑफिसर होगा उससे वो परमिशन लेगा कि ये मैं जो है एज रिवील कर सकता हूँ, या मैं इसको एज ए विटनेस या जो भी रिकॉर्ड उसको पेश कर सकता हूँ, या उसको एज ए एविडेंस दे सकता हूँ। तो फिर तब उसी सूरत में वो एज ए एविडेंस उसको अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड को प्रेजेंट करेगा। फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो उसमें आ जाते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको पब्लिश करने से पहले उस ऑफिसर की या हेड ऑफ डिपार्टमेंट की इजाज़त की ज़रूरत होती है। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ आ जाते हैं जो कि ऑन होती हैं फेडरल गवर्नमेंट से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से या फिर किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी से। इसके अलावा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिलेटेड होते हैं कॉरपोरेशन से या कंपनी से सेट बाय सच गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कोई ऐसी कॉरपोरेशन या कंपनीज बनाई हुई हैं जिसके डॉक्यूमेंट एज अ एविडेंस उसने प्रेजेंट करने हैं। तो फिर उसको चाहिए कि पहले वो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से उसकी इजाज़त ले ले, उसके बाद उसको एज अ एविडेंस प्रोड्यूस करें। अच्छा, ये केस लॉ है आर्टिकल 6 के लिए PLJ 2007 लाहौर 676। तो इस केस लॉ में हमें ये बताया गया है कि स्टेट अफेयर से रिलेटेड ऑल जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं या अनपब्लिश रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको प्रिविलेज हासिल नहीं है कि वो पब्लिश किए जाएं या हेड ऑफ डिपार्टमेंट से भी परमिशन लेके जो है उन्हें एज एविडेंस उन्हें पेश किया जाए। वही रिकॉर्ड्स एज एविडेंस पेश होंगे जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हमने इस पॉइंट को भी नोटिस करना है कि पब्लिक इंटरेस्ट मस्ट बी पैरामाउंट। प्राइवेट इंटरेस्ट को के ऊपर तरजीह दी जाएगी पब्लिक इंटरेस्ट को। तो जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट की बात आ जाए और इन रिकॉर्ड्स की एज एविडेंस इंक्वायरी ज़रूरी हो जाए तो वहीं पे इन रिकॉर्ड्स को एज एविडेंस प्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल 7 में बात हुई है पब्लिक ऑफिसर कम्युनिकेशन की, कि किसी भी पब्लिक ऑफिसर को कोई ऐसी कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता जिसमें जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जाए या फिर जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट सफ़र करे। तो ऐसी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने से मना किया गया है, उसको कंपेल करने से मना किया गया है। इसके रेलिवेंट एक केस लॉ है 1973 CRLJ 931। तो इसमें हमें इस केस लॉ में हमें बताया गया है कि ना कि सिर्फ वो कम्युनिकेशन इस आर्टिकल के तहत सेव की जाएगी या उस कम्युनिकेशन की सिक्रेसी जो है वो बनाई रखी जाएगी जिसमें पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर को कम्युनिकेट करता है, बल्कि उस इंफॉर्मेशन की भी सिक्रेसी या कम्युनिकेशन की सिक्रेसी को बनाए रखा जाएगा जिसमें एक कम्युनिकेशन प्राइवेट सिटीजन से पब्लिक ऑफिसर को हुई है। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में जो है सिक्रेसी बनाई जाएगी और कंपेल नहीं किया जा सकेगा कि वो कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करे फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। बस ये हमने देखना है कि पब्लिक इंटरेस्ट जो है उसमें सफर ना करे उस कम्युनिकेशन की डिस्क्लोजर से। आर्टिकल 8 हमें बताता है इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। इसमें बात की गई है मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर की, कि मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर के पास कहीं से भी किसी भी सोर्स से कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि कोई ऑफेंस जो है वो कमिट होने वाला है तो वो उसको डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं किए जा सकते। किसी भी सूरत की इन्फॉर्मेशन उनके पास आती है तो वो उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है ऑफेंस की जो कि पब्लिक रेवेन्यू रिकॉर्ड्स या उसके जो डॉक्यूमेंट्स है उसके खिलाफ जो कोई ऑफेंस कमिट होना है तो उसके लिए कोई जो इन्फॉर्मेशन इसके पास आती है तो वो भी कंपेल नहीं किया जा सकता कि कहाँ से उसने इन्फॉर्मेशन ली है या कहाँ से ये आई है तो उसको डिस्क्लोज करे। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे इन दोनों को
यहाँ पे प्रिविलेज हासिल है। इसके रेलेवेंट जो केस लॉ है वो है PLD 1969 सुप्रीम कोर्ट 14। तो इस केस लॉ में भी यही बताया गया है कि जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर जो हैं, वो इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर सकते हैं बताने से कि किस प्लेस से या फिर किस सोर्स से उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन है, जो उनको इन्फॉर्मेशन मिली है, वो उन्होंने ली है और वो उसका डिस्क्लोजर करने से रिफ्यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीटली तौर पे रिफ्यूज़ कर सकते हैं। और ये रिफ्यूज़ल किस लिए ज़रूरी है कि किस लिए वो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस बंदे ने उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, जिस भी बंदे ने XYZ ने उसके साथ इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसको सेव करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि उसको कोई हार्म ना पहुंचे, इसलिए ये डिस्क्लोजर जो है वो करना मना किया गया, उसको कंपेल करने से रोका गया है इस आर्टिकल के तहत। आर्टिकल 9 में बात हुई है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में यहाँ पे जिक्र हुआ है एडवोकेट्स का। एडवोकेट्स की जो कम्युनिकेशन होती है उनके क्लाइंट्स के साथ, तो किसी भी एडवोकेट को कंपेल नहीं किया जा सकता, या इख्तियार नहीं है कि वो अपने क्लाइंट के साथ जो कम्युनिकेशन हुई है उसको डिस्क्लोज करे, अनलेस, यहाँ पे कंडीशन आ गई है अनलेस, 3 कंडीशन उन्होंने बताई है कि तब वो डिस्क्लोज कर सकता है, जब उसने क्लाइंट ने उसे खुद एक्सप्रेस कंसेंट दे दी, अपने खुद कंसेंट दे दी कि हाँ भाई तुम ये हमारी जो कम्युनिकेशन हुई है इसको डिस्क्लोज कर सकते हो। सेकंड, कि क्लाइंट के बिहाफ पे कोई और कंसेंट दे देता है तो फिर भी एडवोकेट जो है वो कोई भी कम्युनिकेशन है उसको डिस्क्लोज कर सकता है। थर्ड, ये कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट उनके दरमियान बना है, एडवोकेट और क्लाइंट के दरमियान, जिसके कंटेंट्स और कंडीशंस उसमें ऐसी मौजूद हैं कि एडवोकेट जो है वो कोई भी कम्युनिकेशन उनके दरमियान को जो है उसको डिस्क्लोज कर सकता है। तो इन 3 कंडीशंस में जो एडवोकेट है वो कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकता है, अदरवाइज वो कंपेल नहीं किया जाएगा या उसके पास इख्तियार नहीं होगा वो किसी किस्म की सिक्रेसी को तोड़े और उसको कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करे। फिर इसकी बात करें इसकी प्रोवाइजो की आर्टिकल 9 की, तो उसमें हमें बताया गया है कि ये जो आर्टिकल है वहाँ इस डिस्क्लोजर को प्रोटेक्ट नहीं करता जहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो किसी इलीगल पर्पस को अचीव करने के लिए हुई है, या फिर जहाँ पे एनी क्राइम और फ्रॉड जो है वो हैज़ बीन कमिटेड सिंस कमेंसमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एडवोकेट की एम्प्लॉयमेंट के बाद कोई ऐसा क्राइम या फ्रॉड क्लाइंट से कमिट हुआ है जिसकी अटेंशन उसने जो है एडवोकेट को ख्वाह दिलवाई है या नहीं दिलवाई, तो वहाँ पे उस डिस्क्लोजर के लिए वहाँ पे इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, वहाँ पे ये जो एडवोकेट है वो कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकता है। इसकी फर्दर एक और एक्सप्लेनेशन है कि ऑब्लिगेशन कंटिन्यूज आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन सीज्ड, कि ये जो ऑब्लिगेशन है एडवोकेट की डिस्क्लोजर ऑफ कम्युनिकेशन की या प्रोटेक्शन की कि वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, तो वो जब उसकी एम्प्लॉयमेंट उस क्लाइंट के लिए ख़त्म भी हो जाएगी तब भी उस पर रहेगी ये ऑब्लिगेशन कि वो उस सिक्रेसी को बनाए रखे। वो जब उसका केस ख़त्म हो गया, वो उस चीज़ से फारिग हो गया, उसके बाद भी किसी को कम्युनिकेट ना करे जब तक कि उसमें क्लाइंट की जो रज़ा है या उसकी कंसेंट है वो शामिल नहीं है। आर्टिकल जो 10 है वो भी इससे रेलिवेंट है, क्योंकि वो एडवोकेट्स की जो क्लर्क्स होते हैं या फिर इंटरप्रेटर होते हैं या फिर उसके रिलेटेड जो भी और उसका स्टाफ होता है, ये सर्वेंट्स होते हैं, ये 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया उन्होंने कि ये जो 3 लोग हैं ये जो एडवोकेट से जुड़े हैं अगर यहाँ पे, तो वो भी सेम सिक्रेसी मेंटेन करेंगे जैसे कि एडवोकेट ने आर्टिकल 9 के तहत मेंटेन करनी है। कोई भी कम्युनिकेशन उन तक आती है एडवोकेट के थ्रू अपने क्लाइंट की, तो वो उसको रिवील नहीं करेंगे, उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। नेक्स्ट अब बात करें आर्टिकल 11 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984 की, तो उसमें हमें बताया गया है प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटरिंग एविडेंस। अब इस आर्टिकल में 2 पॉइंट डिस्कस हुए हैं और ये जो आर्टिकल है वो लिंक्ड है आर्टिकल 9 से। आर्टिकल 9 में जैसे हमने पहले पढ़ा एडवोकेट के बारे में कि एडवोकेट और क्लाइंट के दरमियान कोई भी कन्वर्सेशन, कोई भी कम्युनिकेशन होती है तो एडवोकेट उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ी थी। तो अब
इसमें जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस हुआ है कि पार्टी टू द सूट जो है वो अगर खुद अपनी मर्जी से कोर्ट में एविडेंस पेश कर देता है तो ये वो कर सकता है, और वो जिस हद तक चाहे वो एविडेंस को पेश कर सकता है। लेकिन अगर वो पार्टी टू द सूट वो अपने एडवोकेट, अपने वकील, अपने प्लीडर को बुलाता है कि वो एज अ विटनेस पेश हो और कोई भी जो बयान है उसको उसकी गवाही दे, तो फिर एडवोकेट वहाँ पे ये नहीं करेगा कि वो सारी जो बातें कन्वर्सेशन उसकी और पार्टी टू द सूट जो के अल्टीमेटली क्या क्लाइंट है उस एडवोकेट का, ठीक है, उसकी जो सारी कम्युनिकेशन है उसको डिस्क्लोज करके रख दे। वो जो एडवोकेट बतौरे विटनेस पेश हो रहा है वो सिर्फ उतनी ही बात करेगा, उतनी कम्युनिकेशन करेगा जितना भी उससे क्वेश्चन पूछा जाए जो ज़रूरी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब ही यही है कि फर्स्ट पॉइंट में जब पार्टी टू द सूट एज ए एविडेंस अपना खुद दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो खुद एविडेंस दे रहा है तो उसका जो वकील है उसको भी छूट मिल गई है तो उसने भी सारी जो कम्युनिकेशन है उसको डिस्क्लोज कर देना है। और सेकंड पॉइंट में जो एडवोकेट है उसको अगर एज अ विटनेस बुलाया जाता है तो उसको जितना क्वेश्चन पूछा गया उसने उतनी ही बात करनी है, डिस्क्लोज करनी है। सारी कम्युनिकेशन जो है वो उसको डिस्क्लोज नहीं करना। इस आर्टिकल को इस तरह बयान किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 12 में बात की गई है क्लाइंट की अपने लीगल एडवाइजर के साथ कम्युनिकेशन के बारे में। आर्टिकल 9 में बात की गई थी कि पाबंद किया गया था लीगल एडवाइजर को, एडवोकेट को, कि उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कोई भी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने के लिए। आर्टिकल 12 उसका ऑपोजिट है आर्टिकल 9 का, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जो क्लाइंट है अब वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो भी बंद है, वो भी उसे भी कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो उसकी कोई प्रोफेशनल उसमें कोई अगर लीगल एडवाइजर के साथ कम्युनिकेशन हुई है तो वो उसको डिस्क्लोज करने के लिए कोई कंपेल नहीं कर सकता। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर तो क्लाइंट जो है वो किसी भी कोर्ट ट्राइब्यूनल या फिर कोई और अथॉरिटी कोई एक्सरसाइज कर रही है जुडिशियल या एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर को एक्सरसाइज कर रही है, उसके सामने जो क्लाइंट है वो कोई भी कम्युनिकेशन जो उसके एडवोकेट के साथ हुई है उसको डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता अनलेस, इसमें एक कंडीशन फिर आ गई, अनलेस ही ऑफर्स हिमसेल्फ एज अ विटनेस। सिर्फ तब इसको कंपेल किया जा सकता है जब वो वकील खुद अपने आप को ऑफर करे कि वो एज अ विटनेस पेश होगा और एविडेंस देगा। और ये किस सूरत में होगा, जब कोर्ट डिमांड करेगी, जब कोर्ट कहेगी कि ये नेसेसरी है फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग डिसीजन, कि नेसेसरी है कि जो वकील है उसकी और क्लाइंट की जो कम्युनिकेशन है उसको सर्टेन जो कम्युनिकेशन है उसको डिस्क्लोज किया जाए ताकि एक जो डिसीजन है उसको तक पहुंचा जाए। तब ही वो जो कम्युनिकेशन इनके दोनों के दरमियान हुई है उसको डिस्क्लोज किया जाएगा और उनको कंपेल किया जाएगा कि आप इसको डिस्क्लोज करें। आर्टिकल 13 में बात हुई है प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी। नॉट अ पार्टी का मतलब ये हुआ कि वो थर्ड पार्टी है, जिसका सूट जो चल रहा है उससे कोई लिंक नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी है। लेकिन जो पार्टी टू द सूट है वो इस पार्टी को बुलाना चाह रही है क्योंकि कुछ उसके पास सर्टेन डॉक्यूमेंट्स है और वो उसको एज ए एविडेंस पेश करना चाहती है। तो इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी पार्टी जो कि सूट के साथ जो ऑनगोइंग सूट चल रहा है अदालत में उसके साथ लिंक्ड नहीं है तो उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो किसी भी ऐसी डीड को पेश करे जो कि उसके नाम है या फिर किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को पेश करे जिसके थ्रू उसने किसी प्रॉपर्टी को प्लेज किया हुआ है या मॉर्गेज किया हुआ है या फिर किसी ऐसी डॉक्यूमेंट को पेश करे जो उल्टा उसको क्रिमिनेट कर जाए, ठीक है। अनलेस, इसमें अब कंडीशन आ गई है अनलेस, ये तभी हो सकता है, तभी वो पार्टी जो है इन डॉक्यूमेंट्स को अदालत में पेश कर सकती है जब वो उस पार्टी टू द सूट के साथ एग्री कर लेगा इन राइटिंग के वो पेश कर रहा है और वो इसको बतौर एविडेंस दे रहा है इस पार्टी के थ्रू जो कि ऑलरेडी पार्टी टू द सूट है। आर्टिकल 14 में बात हुई है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की।
तो ये एक सिनेरियो है जिससे के थ्रू मैं आपको इस आर्टिकल को समझाती हूँ। हमारे पास सपोज दो पार्टीज हैं, पार्टी ए और पार्टी बी। ठीक है, अब एक डॉक्यूमेंट है जिसको कोर्ट में पेश करना है बतौर एविडेंस, और उसका पोजेशन है पार्टी ए के पास। अब इस डॉक्यूमेंट से पार्टी बी भी लिंक्ड है, और पार्टी बी के पास ये इख्तियार है, क्योंकि वो इससे लिंक्ड है, कि वो इस डॉक्यूमेंट की जो प्रोडक्शन है इन द कोर्ट उसको रिफ्यूज कर सके, वो इस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड है। ठीक है, तो फिर पार्टी ए को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करे, और ये डॉक्यूमेंट पार्टी ये तब ही प्रोड्यूस कर सकती है कोर्ट में जब पार्टी बी जो है उसकी कंसेंट देगा, उसकी इजाज़त देगा कि हाँ भाई तुम इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में बतौर एविडेंस जो है प्रोड्यूस कर दो। बात करते हैं अपने लास्ट आर्टिकल, इस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल 15 के बारे में। अब एक सिचुएशन है कि जिसमें विटनेस को कंपेल किया जा रहा है कि वो एविडेंस दे, जो क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है उसका आंसर दे, लेकिन विटनेस यहाँ पे समझता है कि अगर इसने उस क्वेश्चन का आंसर दिया तो फिर जो उसकी स्टेटमेंट है वो उसके खिलाफ ही यूज़ हो जाएगी, मतलब वो जो उसने आंसर दे रहा है वो उसको ही क्रिमिनेट कर देगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या फिर उसको ही एक्सपोज कर देगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या फिर थर्ड सिचुएशन ये होगी कि वो उस पर पेनल्टी ऐड कर देगी, या फॉरफीचर ऑफ एनी काइंड, फॉरफीचर होता है कब्जा करना उसकी प्रॉपर्टी पे, इस तरह का कोई सिचुएशन बन जाएगी उसके खिलाफ, तो वो फॉल्स एविडेंस देने लगता है, वो सच जो आंसर टू द क्वेश्चन होता है उसको नहीं, उसको छुपाने लगता है, उसको नहीं बताता। तो आर्टिकल 15 जो है वो इसकी प्रोटेक्शन करता है कि वो कोर्ट को फॉल्स एविडेंस ना दे बल्कि उसको सच्चाई बताए। तो अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट वो देता है और वो समझता है कि ये उल्टा उस पर ही पड़ जाएगी, तो जो आर्टिकल 5 का प्रोवाइजो है वो प्रोटेक्शन देता है कि ऐसी सूरत में उस विटनेस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उसने ये जानते हुए भी उसने फॉल्स एविडेंस दिया और अपनी इस चीज़ से बचने के लिए कि उसको क्रिमिनेट हो जाएगा या वो एक्सपोज हो जाएगा या उस पर पेनल्टी ऐड हो जाएगी, वो फॉल्स एविडेंस देता है फिर भी, तो फिर उस पर क्या होगा, अलग से प्रोसिक्यूशन बाय फॉल्स एविडेंस, मतलब उस पर अलग से फॉल्स एविडेंस देने की कार्रवाई चलाई जाएगी। लेकिन अगर तो वो सच बोलता है और फिर भी खिलाफ उसकी स्टेटमेंट उसके खिलाफ जा रही, तो वहाँ पे उसे प्रोटेक्शन हासिल है कि वो वहाँ पे अरेस्ट नहीं होगा या उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है प्रिविलेज कम्युनिकेशन का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सिविल जज के जो पेपर हुआ था पास्ट पेपर, उसमें भी आ चुका है। तो अगर इस रिलेटेड आपको कोई भी और क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।